जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इस समय हमारा चल रहा है विश्व की कृषि, जिसमें दोस्तों हमने कई सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृषि से संबंधित पॉइंट को जाना और समझा था। दोस्तों आज हम जानेंगे स्थानांतरित कृषि क्या है और इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में किन किन नामों से पुकारते हैं। एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों स्थानांतरित कृषि जैसा कि हमने आपको बताया था एक प्रकार से, जैसे आप लोग जानते हैं झूम कृषि नाम सुने ही होंगे, तो झूम कृषि ही दोस्तों स्थानांतरित कृषि होता है। क्लियर है? अगर लेक्चर आप शुरुआत से ले रहे होंगे तो हमने आपको बताया था झूम कृषि मतलब दोस्तों कुछ इस तरीके से डायग्राम के अनुसार हम लोग आप समझते हैं। जैसे ये एक जंगल है, क्लियर है, बहुत सारे पेड़ पौधे हुए हैं, वनस्पतियाँ हुई हैं। तो झूम कृषि मतलब ये होता है कि लोग आते हैं, इस जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद यहाँ की भूमि को तैयार करते हैं। किस लिए? खेती के लिए तैयार कर देते हैं। तो तैयार करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अनाज बोते हैं और अपना कृषि करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब खेती करते रहते हैं तो अगली भूमि तैयार करते हैं, यानी अगले वनों की कटाई होती रहती है, तो यहाँ की भूमि तैयार करते हैं। जब दोस्तों धीरे धीरे इस भूमि की उपजाऊपन खत्म हो जाने, कहने के तात्पर्य जो अनाज बोते हैं अब उसमें कम अनाज हो रहा है एक प्रकार से फसल में, तो अब इसको क्या करते हैं दोस्तों 10 से 12 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? फिर इसमें वनस्पतियाँ उग जाती हैं और यहाँ खेती करने लगते हैं। तो यहाँ वनस्पतियाँ उग जाती हैं तो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं दोस्तों वो गिरते हैं ज़मीन पर और सड़ते हैं, गलते हैं, जिसके कारण ये खाद बन जाता है और खाद बनने के कारण फिर से मिट्टी उपजाऊपन हो जाती है। तो फिर यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं कटाई करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि कुछ इस तरीके से दोस्तों होता है। क्लियर है? और स्थानांतरित कृषि की अगर मैं बात करूँ तो भारत में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। हालांकि झूम कृषि के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, लेकिन दोस्तों उत्तरी भारत में कहाँ पर, ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे रख लीजिएगा, कहाँ पर? उत्तरी भारत में। तो उत्तरी भारत में, क्लियर है, उत्तर पूर्वी भारत ऐसे मान लीजिए, क्लियर है, उत्तर पूर्वी नहीं, तो उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से पुकारते हैं। ये पॉइंट जानते रहे। तो झूम कृषि के नाम से कहाँ भारत में पुकारते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में पुकारते हैं। एक और नाम से पुकारा जाता है वो है पोडू। पॉइंट जानते रहेगा। तो पूछता है स्थानांतरित कृषि को पोडू के नाम से भारत के किस राज्य में जाना जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? तो आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित यानी स्थानांतरित कृषि को पोडू के नाम से पुकारते हैं और उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस पॉइंट को मिटाते हैं और अब आपके माइंड में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। झूम कृषि ही दोस्तों स्थानांतरित कृषि है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों विश्व स्तर पर देखा जाए तो झूम की खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं मलेशिया में झूम की खेती या स्थानांतरित खेती को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लदांग के नाम से वहाँ पुकारते हैं। तो मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से पुकारते हैं? लदांग। म्यांमार में तुंगिया, श्रीलंका में चिन्ना। क्लियर है? लिख देते हैं। म्यांमार में किस नाम से पुकारते हैं? जल्दी बताइएगा। तुंगिया। किस नाम से पुकारते हैं मित्रों? तुंगिया। और श्रीलंका में जल्दी बताइएगा। हमने क्या बताया अभी?
श्रीलंका में क्या बताया, चेन्ना के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भारत में किस नाम से पुकारते हैं, बताओ भाई। भारत में झूम के नाम से पुकारते हैं और आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है। और ब्राज़ील, थाईलैंड, तो ब्राज़ील में रोका और थाईलैंड में तमराई। क्लियर है। तो ब्राज़ील में क्या है दोस्तों, किस नाम से पुकारते हैं, रोका के नाम से। और थाईलैंड में, थाईलैंड किस नाम से पुकारते हैं बताइएगा, तमराई के नाम से, तमराई के नाम से। क्लियर है। और एक आपको और याद रखना है, वो है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, ग्वाटेमाला में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से पुकारते हैं। समझ में आइए। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था और हम लोगों ने जाना भी। तो विश्व स्तर पर झूम की खेती को अलग अलग नामों से, जैसे मलेशिया में लदांग के नाम से, म्यांमार में तुंगिया के नाम से, श्रीलंका में चेन्ना के नाम से, भारत में झूम के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, थाईलैंड में तमराई के नाम से, ग्वाटेमाला में मिल्पा के नाम से। क्लियर है दोस्तों। यदि अगर मैं स्थानांतरित कृषि के स्थान पर झूम कृषि बोल दो तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। क्लियर है दोस्तों। तो इसको मिटाते हैं। आशा है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार का दिक्कत अब आपको ना होगा। दोस्तों एक सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछता है, जो कि आप नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में। ये पूछता है कि जो स्थानांतरित कृषि हमने अभी भी आपको बताया, इसकी शुरुआत कहाँ हुई से हुई थी। स्थानांतरित कृषि की शुरुआत किस देश से हुई थी, ये पॉइंट बिल्कुल अपने माइंड में, दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। कहाँ से हुई थी मित्रों, थाईलैंड। क्लियर है। तो थाईलैंड से ही दोस्तों स्थानांतरित कृषि की शुरुआत हुई है, यानी जंगलों को काट के वहाँ पर खेती करने का तरीका जो है विकसित थाईलैंड से ही हुआ है। क्लियर है। और थाईलैंड में दोस्तों स्थानांतरित कृषि को हमने बताया तमराई के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से, तमराई के नाम से। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे अपनी पुस्तक में, या पुस्तक करें बुक में डालेंगे, वो है सोपान कृषि। आप सोच रहे होंगे ये सोपान कृषि क्या है। सोपान कृषि दोस्तों ये मैदानी इलाकों में नहीं होता है, मैदानी इलाकों में सोपान कृषि नहीं होता है। ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में। तो ये पॉइंट जानते रहिएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यूके लिखते रहे, समझ जाइएगा। एसपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ये पॉइंट जानते रहे। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में दोस्तों क्लियर है, मैदानी इलाकों का अभाव है। क्लियर है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो खेती जो है पहाड़ों पर करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, पहाड़ों पर। आप सोचते होंगे यार पहाड़ों पर कैसे खेती करेंगे, बड़ी दिक्कत वाली बात है, पहाड़ों पर कैसे खेती हो पाएगी। अब भाई पहाड़ पे कोई चढ़ पाएगा दोस्तों, पहाड़ों पर खेती होती है, लेकिन पहाड़ों पर खेती करने के लिए जो किसान भाई होते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत माने तो उन्हें पहाड़ों को काट काट के सीढ़ी बनाना पड़ता है। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं छत पे जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं ना घरों में, तो सेम उसी तरीके से वो पहाड़ों को काट काट के सीढ़ी बना देते हैं और उसी पे आसानी से खेती करते हैं। जैसे कि आपको पहाड़ दिख रहा है दोस्तों। अब इसको हम अगर मान लीजिए इसको काट कर, इसे ये मान लीजिए पहाड़ है, अब इसको काटना है, जैसे ये है। क्लियर है। अब इसको हम इधर काट दिए, समझ में आ रहे हैं। अब ये पूरी मिट्टी है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे काट देते हैं, ये ऐसे हो गया। अब इसको काट दिए, ये जो स्थान प्लेन किए हैं मैदान बन गया। क्लियर है, समतल भूमि हो गई है ये वाली। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अनाज बो देते हैं, यहाँ बो दिए अनाज, यहाँ बो दिए अनाज, तो यहाँ पर ऐसे खेती करते हैं। क्लियर है।
तो पहाड़ों पर भी दोस्तों कृषि की जाती है। ये माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा, बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं कि पहाड़ों पर खेती कैसे की जाती है। तो पहाड़ों पर खेती दोस्तों किस तरीके से करते हैं हम, सीढ़ी नुमा आकृति बनाकर पहाड़ों में वह खेती करते हैं, जिसे दोस्तों सोपान कृषि के नाम से पुकारते हैं। ये खेती जो है भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अधिक से अधिक देखने को मिल जाती है। क्लियर है, मिटाए इसको। नेक्स्ट हेडिंग हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप, हार्टिकल्चर। क्लियर है, कल्चर क्लियर है दोस्तों। एक बार मैंने इस लेक्चर को ले लिया है, लेकिन आवाज़ नहीं आने की वजह से ये लेक्चर अधूरा रह गया। आज फिर से शुरू हो रहा है। अब हार्टिकल्चर क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का बागानी फसल है। कौन सी फसल है मित्रों, बागानी फसल की श्रेणी में आता है हार्टिकल्चर। क्लियर है, तो इसे किस नाम से बोला जाता है, हार्टिकल्चर को बागानी खेती भी बोला जाता है या बागानी फसल ऐसे ही बोल सकते हैं। तो बागानी खेती बोला जाता है हार्टिकल्चर को। इसके अंतर्गत दोस्तों फल, सब्जी, पेड़, फूल, क्या पॉइंट जानते रहेगा, फल, सब्जी, पेड़, फूल, ये पॉइंट जानते रहिए, फल, सब्जी, पेड़, फूल। क्लियर है दोस्तों, इन सभी का उगना शामिल होता है किसमें, हार्टिकल्चर यानी बागवानी खेती में। क्लियर है, तो बागवानी खेती में ये सभी उगाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों, एक प्रकार से समझा। बागवानी खेती में अन्य खेती के कंपैरिजन में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। हार्टिकल्चर को अगर दोस्तों जानना है तो ये कई प्रकार के या कई भागों में इसे बांटा गया है। एक प्रकार से मुख्य रूप से 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। वो 4 भाग क्या है मित्रों, आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों पहले हार्टिकल्चर, ध्यान दीजिएगा, पोमोलॉजी। पहला पॉइंट ये याद रखना है, पोमोलॉजी। अब दोस्तों माइंड में चला है पोमोलॉजी है क्या, दोस्तों फलों की खेती को कहा जाता है पोमोलॉजी। तो फलों की खेती को क्या किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, पोमोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। फलों की खेती को किस नाम से पुकारते हैं, पोमोलॉजी। और सब्जियों की खेती को किस नाम से पुकारते हैं, तो ओलेरी कल्चर। तो अगला क्या है, ओलेरी कल्चर। तो इसके अंतर्गत कौन सी खेती आती है, सब्जी की खेती। यानी अगर आप सब्जी की खेती करते हैं या सब्जियों की खेती करते हैं तो वो किस खेती के अंतर्गत आता है दोस्तों, ओलेरी कल्चर कहलाता है। कौन सा, ओलेरी कल्चर। अगर फूलों की खेती की जाती है, फूलों की खेती, क्लियर है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। कहेंगे फ्लोरिकल्चर भी लिखा रहता है, कहेंगे फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों ये पॉइंट जानते रहिएगा, फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत आता है फूलों की खेती। क्लियर है, एक होता है विटीकल्चर। क्या मित्रों, विटीकल्चर। आप सोचते होंगे विटीकल्चर, अंगूर खाए ही होंगे आप लोग, तो अंगूर की खेती को ही दोस्तों विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती को पोमोलॉजी। क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट माइंड में सेट ही हो गया होगा। इस पॉइंट को मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पॉइंट जानते रहे। तो पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को, उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चलिए सोचो, हमने बताया था। तो पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरिपोनिक कहा जाता है। ये पॉइंट जानते रहिए, किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, एरिपोनिक।
तो पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरोपोनिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग अब हम डलवाते हैं आपसे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है? हाइड्रोफाइट। क्या डालना है मित्रों? हाइड्रोफाइट। अब हाइड्रोफाइट क्या है? सोपान खेती जाने, हॉर्टिकल्चर जाने हम लोगों ने। क्लियर है। अब सोपान खेती हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट ये होता है दोस्तों, जैसे आप अपने गांव मोहल्ले में क्लियर देखे होंगे तालाब देखे होंगे या गड्ढे देखे होंगे। तो गड्ढे के ऊपरी सतह पर जो वनस्पतियां उग जाती हैं, जैसे कुकी बेली ना, बहुत लोग देखते हैं, कमल का फूल, बहुत सारे ऐसे वनस्पतियां होती हैं, सिंघाड़ा। क्लियर है। तो ये सब क्या होती हैं? जो पानी होता है ऊपरी सतह पर दोस्तों, वनस्पतियां नहीं, पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे के बोला, वनस्पतियां उग जाती हैं, ऐसे मान सकते हैं। और वनस्पतियां उगने की प्रक्रिया को या जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति या पौधों को कहते हैं क्या? हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। जल के ऊपरी सतह वनस्पति उगती है मित्रों, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट कहते हैं। क्लियर है। और हेलोफाइट किसे कहते हैं? जल्दी सोचो। हेलोफाइट ऑफलाइन क्लास ले रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पढ़े। तो हेलोफाइट दोस्तों नमकीन
मिट्टी जहाँ होती है, जहाँ पर क्षारीय मिट्टी होती है, वहाँ पर जो वनस्पतियाँ उग जाती हैं दोस्तों, यानी क्षारीय मिट्टी जहाँ पर होती है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाली वनस्पति को ही हेलोफाइट। क्षारीय मिट्टी दोस्तों उसको चखेंगे नमकीन, जैसे नमकीन होती है, नमक होता है ना, सेम वैसे ही उसका स्वाद होता है। एक होता है दोस्तों लिथोफाइट। क्या है? लिथोफाइट। अब लिथोफाइट क्या है दोस्तों? जैसे चट्टान देखे हैं, चट्टान से क्लियर है। तो चट्टान देखे हैं दोस्तों, चट्टानों में जो वनस्पतियां उग जाती हैं, देखते हैं चट्टानों में भी वनस्पति उग जाती है ना, हाँ, तो चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को ही दोस्तों लिथोफाइट के नाम से पुकारते हैं। तो क्रायोफाइट दोस्तों ठंडे क्षेत्रों की मिट्टी में उगने वाली वनस्पति। हेलोफाइट जल्दी बताइएगा, नमकीन मिट्टी या क्षारीय मिट्टी में उगने वाली वनस्पति। लिथोफाइट जल्दी बताइए दोस्तों, कठोर चट्टानों में। जीरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्रों में। हाइग्रोफाइट आर्द्रता या नमी वाले क्षेत्रों में। और हाइड्रोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति। क्लियर है? नहीं भूलेंगे, रिवीजन भी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे अब और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बात करूं पशुपालन की। क्या मित्रों? पशुपालन की। तो पशुपालन हालांकि भारतीयों की शान है, और हर एक भारतीय को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अपने घर में पशुओं को पालते हैं, एक बच्चे की तरह उसका सेवा सत्कार करते हैं, लालन पालन करते हैं। क्लियर है? तो पशुपालन कृषि का महत्वपूर्ण अंग होता है मित्रों, पॉइंट जानते रहेगा। तो पशुपालन कृषि का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। क्यों अंग है? क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ की जो रोजी रोटी है वो पशुओं के सहारे चलती है। पशुओं के सहारे माने तो भैंस या गाय वगैरह जिला लेते हैं, तो उसको चारा खिलाते हैं, वो एक प्रकार से दूध वगैरह देती है, यानी जब बच्चा देगी तभी दूध देगी ना, तो वो दूध वगैरह देगी, तो उसको बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ ऐसे घर परिवार हैं। क्लियर है? तो दोस्तों पशुपालन क्या है? कृषि का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पशुओं की सर्वाधिक संख्या दोस्तों एशिया में मिलती है, और विश्व के 40% पशु दोस्तों एशिया में ही पाए जाते हैं। तो एशिया में कितने % पशु पाए जाते हैं? 40%। और सबसे ज़्यादा पशु किस महाद्वीप में है? एशिया। कृषि का महत्वपूर्ण अंग क्या है? पशुपालन। क्लियर है? तो पॉइंट समझ गए हैं। लेकिन अगर बात किया जाए विश्व में दुग्ध उत्पादन की, किसकी? विश्व में दुग्ध उत्पादन की, तो कैसा, किस तरीके से, आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो गाय का दूध और भैंस का दूध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, गाय और भैंस, इन दोनों में से भैंस का दूध सबसे महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखा है, गाय को कम रखा जाता, मान रखते हैं लोग। तो गाय की दूध के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री आगे है? तो वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे स्थान पे भारत है। गाय के दूध है। गाय हमारी माता है। इंडिया के हर एक नागरिक नहीं मान सकते हैं, जो हिंदू, हाँ मुस्लिम को छोड़ के, ये लोग गाय को अपनी माँ के समान मानते हैं, हिंदू भाई। क्लियर है? मतलब मुस्लिम को छोड़कर सिख भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, पारसी मानते हैं, सभी क्लियर है, सब लोग मानते हैं, लेकिन मुस्लिम गाय को माँ के समान नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों गाय हर एक हिंदू भाइयों के माँ के समान है, लेकिन उसके दूध के उत्पादन में अमेरिका ले गया आगे। समझ रहे ना? दूध उत्पादन में अमेरिका आगे है, दूसरे स्थान भारत है। और पहले स्थान पे दोस्तों भैंस का दूध, जो कि इंसान चालाक भी है। चालाक इसलिए माना जाए क्योंकि भैंस का दूध थोड़ा महंगा बिकता है, और भैंस का पालन अधिक लोग करते हैं, और भैंस दूध भी ज़्यादा देती है। तो भारत जो है भैंस के दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, दूसरे स्थान पे चीन है। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुल दूध उत्पादन की बात करते हैं मित्रों, किसके? कुल दूध है उत्पादन की। तो कुल दूध उत्पादन की बात करें दोस्तों, भारत पहले स्थान पे है, पॉइंट जानते रहिएगा, और दूसरे स्थान पे यूएसए है, ये पॉइंट जानते रहिएगा। तो ये आंकड़ा आप याद रखे रहिएगा। विश्व में सबसे अधिक दूध भारत में ही उत्पादित किया जाता है, और गाय के दूध में यूएसए है, भैंस के दूध में भारत है। और कुल दूध उत्पादन में बोला जाए, यानी भैंस और गाय दोनों मिलाकर, तो भारत पहले स्थान पे चला जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों ये पॉइंट जानते रहिएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। एक मैकाऊ रोग था जो कि गायों से संबंधित था, बहुत ज़्यादा ये न्यूज में था। क्लियर है? मैकाऊ रोग ये गाय से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि नाम में ही काऊ शब्द छुपा है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो जानवरों में होने वाले दोस्तों एक रोग है। यह रोग गायों के मस्तिष्क के भाग को प्रभावित करता था। तो गाय जो होती थी, उसकी जो मस्तिष्क होती थी दोस्तों, उसी मस्तिष्क को क्या करता था, ये रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था। इस रोग को दोस्तों 1980 में ब्रिटेन, कहाँ दोस्तों? ब्रिटेन में देखा गया था, या ब्रिटेन में पहली बार देखने को मिला था। क्लियर है? जिसमें 1.18 लाख गायों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कितना? 1.18 लाख गायों की मृत्यु हो गई थी मैकाऊ रोग की वजह से। मैकाऊ रोग कैसा है? गाय से संबंधित, यानी जानवरों से संबंधित एक रोग है, बीमारी है, जो कि गाय के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सबसे पहले ये 1980 में ब्रिटेन में देखा गया था, और 1.8 लाख गायों की मृत्यु हो गई थी मैकाऊ रोग की वजह से। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा प्यारा सा लेक्चर था, जो कि आवाज़ ना आने के कारण से ये रुका हुआ था, और हम लोगों ने आज अच्छे से जाना और समझा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, लाइक का बटन दबा के बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, इसी उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।